इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और खबर सबसे पहले मैनपुरी की। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जन सुनवाई के बाद केंद्रीय बजट को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के वित्तीय इतिहास में ये दूसरी बार है जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। नवीं बार बतौर मुख्यमंत्री वो आम बजट लोकसभा में पेश करेंगी मोदी सरकार की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक महिला वित्त मंत्री लगातार नवीं बार बजट पेश करेंगी। शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और आदरणीय भारत सरकार की वित्त मंत्री को एक महिला वित्त मंत्री के रूप में नवा बजट, एक नया इतिहास, महिला सशक्तिकरण का पूरे देश को नया संदेश आदरणीय मोदी जी की सरकार में देने का काम हो रहा है। और इस बजट में मुझे लगता है कि ये बजट जो पूरे विश्व में एक उठापटक का वातावरण, अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उसके दृष्टिगत भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के दृष्टिगत बहुत ही बेहतरीपूर्ण बजट होगा। एक साहसिक निर्णयों का बजट होगा और हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा, ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की लगातार विपक्ष साजिश की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है विपक्ष को जब कोई विषय नहीं होता तो वो मौत को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद जो दुर्घटना हुई, अजीत पवार जी के सगे चाचा शरद पवार जी का बयान आया, परिवार से किसी को कोई कष्ट वेदना नहीं, कोई शंका नहीं। उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बातें करना मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति में घसीटने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हर हवाई दुर्घटना की एक जांच, उच्च स्तरीय जांच और गहन जांच और परीक्षण होने का काम होता है, हो रहा है। फिर भी सारी चीजें सामने आएंगी, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कैसे वो घटना हुई है, चीज सामने आएंगी। महुआ में को भाजपा विधायक ने काफी गहमा अब ये तो परिवार में जहाँ बड़ा खानदान परिवार होता है तो छुटर पुटर बातें होती रहती हैं, लेकिन आप लोग हो कि उसको तिल का ताड़ बनाने का काम कर लेते हो। कहाँ हो गया यूजीसी को लेकर के? अब यूजीसी का विषय हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और एक और बता दें, जब तक डेट आएगी, मार्च में है ना तारीख, तब तक बहुत अच्छा बड़ा निर्णय, मजबूत निर्णय, सभी को स्वीकार निर्णय, सभी के हित का निर्णय, कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, पक्षपात न हो, किसी के साथ शोषण अन्याय न हो, इस तरह का निर्णय और इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पीडीए पंचायत और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में समाजवादी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने अनुज मलिक की पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई। सांसद हरेंद्र मलिक ने इस मौके पर कहा कि देश का बेरोजगार नौजवान पढ़ाई से वंचित हो रहा है। उन्होंने मुफ्त दवा और मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हुए कहा कि यदि सरकार इन्हें मुफ्त नहीं कर सकती तो कम से कम सस्ता तो करे। उन्होंने जोर दिया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ज्वाइन किया, मुझे समाजवादी पार्टी के लिए काम करना और पीडीए पे काम करना। आज जितने लोग यहाँ आए थे वो लगभग पीडीए ही से संबंधित थे और जो हम आगे बढ़ रहे हैं 2027 में हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने। भैया हाथ पीछे ना होने का नौजवान बेरोजगार अब तो पढ़ाई से महरूम हो गया।
इसको रोजगार की सस्ती पढ़ाई हो और सस्ती दवाई, ये होना चाहिए। हम तो चाहते थे मुफ्ती पढ़ाई और मुफ्ती दवाई, पर वो मुफ्ती नहीं करते, सस्ती तो करते, वो बहुत महंगी होती है। और खबर आगरा से, जहां घने कोहरे की वजह से बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। थाना एकता क्षेत्र के इनर रिंग रोड पर टोल निर्माण कार्य की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था और इसके लिए सड़क पर मिट्टी के ढेर डाल दिया गया था ताकि रास्ता अवरुद्ध हो, लेकिन घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं उनको ये दिखाई नहीं दिया और इसी वजह से तेज रफ्तार से आ रही कई गाड़ियां एक के बाद एक मिट्टी के ढेर से टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। किसी के हताहत होने की हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को फिर से जारी किया गया। पुलिस ने टोल निर्माण एजेंसी से सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी मांगी है। घने कोहरे के बीच चेतावनी संकेत न होने से प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दिल्ली से आए एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक की पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई है, जो गभाना क्षेत्र स्थित एक मुर्गी फार्म पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से युवक को गोली मारी गई, जिसमें उसके सिर में गोली लगी और उसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से हथियार भी बरामद किया है पुलिस ने। घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए जैन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस जांच में अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि मुर्गी फार्म पर नौकरी कर रहा एक युवक इस घटना के बाद से फरार है। फरार युवक की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस के द्वारा जिला मलकान सिंह अस्पताल में घायल व्यक्ति को लाया गया था, जिसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। उसको प्राथमिक उपचार देकर के हमने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। उसका नाम पता है? उसका नाम जयप्रकाश है, वो नई दिल्ली का रहने वाला है, नेहरोई थाना, ऐसा कुछ पता है। बताया जा रहा है जानकारी में गोली गनशॉट हुआ था, कुछ ऐसा है? पुलिस वालों ने तो यही बताया कि उसे गोली लगी है। थाना गभाना ग्राम भमरौला से समय करीब शाम 5:30 बजे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिनके द्वारा साथ संकलित किया गया है। मजरूब पवन उर्फ जयप्रकाश को जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चंदौली में किन्नर के घर बम ब्लास्ट कांड के मास्टरमाइंड विकास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलुआ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस रिमांड में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और इससे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की अब संभावना भी पुलिस जता रही है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जिलेटिन रॉड, विस्फोटक उपकरण और अवैध हथियार बरामद किए। ये खतरनाक सामग्री गंगा पुल के नीचे छिपा कर रखी गई थी और साथ ही आरोपी के पास से 22 बोर पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। विकास सिंह जो आरोपी है उसका आपराधिक इतिहास पुराना है और कई संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। मोहरगंज बम ब्लास्ट कांड का मुख्य साजिशकर्ता वो है और उसके खिलाफ पुलिस गंभीर कार्रवाई कर रही है और उससे जो पूछताछ हो रही है उससे पूरी साजिश और उसके जो दूसरे जो सहयोगी हैं उनका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। और खबर कानपुर से, जहां पर डबल इंजन सरकार में दरार की खबर सामने आई है। महोबा जिले में शुक्रवार को बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया। इस घटनाक्रम को लेकर कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आपसी तालमेल की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और बीजेपी अपने ही विधायकों का उत्पीड़न कर रही है। सतीश
निगम ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। न तो हर घर तक जल पहुंचा और न ही जल जीवन मिशन पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन धर्म का अपमान भी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वापस फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी विधायक ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो काफिला रोका था उसका जो वीडियो सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसके संगठन पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान भी आया। और लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में प्रमोशन को लेकर आदेश जारी किया गया है। यूपी सिंचाई मुख्यालय ने 4 अधीक्षण अभियंताओं को पदोन्नत करते हुए उन्हें मुख्य अभियंता लेवल 2 के पद पर नियुक्त किया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। विभागीय मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी पदोन्नत अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे। इस प्रमोशन को विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रमोशन की खबर सामने आने के बाद विभाग में खुशी का माहौल है और संबंधित अधिकारियों को बधाई भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच फिर से बयानबाजी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि बीजेपी संविधान और कानून का पालन नहीं करती और न्यायपालिका के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने कल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर पर टिप्पणी की थी, लेकिन सजा देने का काम केवल न्यायपालिका का है। फखरुल हसन ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में सरकार ने अतिक्रमण किया है और सिलेक्टिव तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। वो संविधान को नहीं मानती, वो कानून को नहीं मानती, वो न्यायपालिका के आदेशों का पालन नहीं करती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल जब ये टिप्पणी की गई कि सजा देना वो न्यायपालिका का काम है, सरकार का काम नहीं है। माननीय न्यायपालिका वो हाफ इनकाउंटर और इनकाउंटर को लेके बढ़ती घटनाओं को लेके नाखुश थे। तो सवाल इस बात का कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण कर लिया है। सेलेक्टिव अप्रोच के साथ लगातार अपराधियों पे भी कार्रवाई हो रही है। जो अपराधी है उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसको सजा दी जाएगी, किसको इनाम दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी, ये विचारधारा तय करेगी, ये व्यक्ति को देख के तय किया जाएगा। तो माननीय न्यायपालिका का कल का आदेश आया, समाजवादी पार्टी माननीय न्यायपालिका के आदेश का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान का, कानून का, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन परिसर का अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से आम जनता के लिए खोला जाएगा और यह 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा। उद्यान के खुले रहने का समय सुबह 10 बजे और बंद होने का समय शाम 6 बजे का होगा, जबकि सप्ताह में एक दिन सोमवार को अमृत उद्यान बंद रहेगा। अमृत उद्यान में 3 फरवरी से आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क होगा। प्रवेश और निकास के लिए लोग 35 नंबर गेट नॉर्थ एवेन्यू रोड का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन उद्यान जो अमृत उद्यान है, नाविका गुप्ता डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी से इंडिया वॉइस के संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की। उद्यान भारत के राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक गार्डन है, जो जनवरी 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। यह उद्यान अपनी भव्यता, वास्तुकला और रंग बिरंगे फूलों की दुर्लभ किस्मों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अमृत उद्यान, जिसे कभी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, नई दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और खूबसूरत स्थानों में से एक है, जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित है। हर साल यहाँ लाखों लोग
रंग बिरंगे फूलों की देखने के लिए पहुंचे हैं। अमृत उद्यान उत्सव के दौरान आम जनता के लिए खोला जाता है। यह उद्यान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहता है। रंग बिरंगे फूलों से सजे धजे लॉन और शांत वातावरण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। राष्ट्रपति भवन प्रशासन द्वारा जानकारी के अनुसार अमृत उद्यान इस साल 3 फरवरी से 31 मार्च तक 2026 तक खोला जा रहा है और इसकी समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखी गई है। लास्ट एंट्री 5:15 पर होगी। आपको बता दें कि इस बार प्रशासन की तरफ से फ्री बस शटल सेवा भी शुरू की जा रही है, जो दिल्ली सेक्रेटरिएट से अमृत उद्यान तक चलेगी, जहां लाखों लोग इस बार फूलों के रंग बिरंगे फूल देखने के लिए अमृत उद्यान में पहुंचेंगे, जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2026-27 का आम बजट रविवार को यानी कल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह बजट आम आदमी की जेब, युवाओं के रोजगार, किसानों और उद्योग जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आपको हम लिए चल रहे हैं अपने संवाददाता के पास और वो बता रहे हैं कि जनता को क्या उम्मीद है इस बजट से। 2026 का बजट कल पास होने जा रहा है। उसके लिए मेरठ के व्यापारियों का क्या कहना है और क्या मांगे हैं, क्या सस्ता और क्या महंगा होना चाहिए, हमारे लिए बात करने के लिए मौजूद है मेरठ के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवियों से बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम जीतू सिंह नागपाल है। जीतू जी, कल बजट पास होने जा रहा है। जी जी। लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि आम आदमी की जो जेब है उसमें फर्क ना पड़ पाए। क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या सस्ता होना चाहिए? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी अर्थव्यवस्था पहले ही आपको पता है कि देश की बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, और सामान की बात करें तो आटे से लेके बिस्कुट से लेके ब्रेड से लेके इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो मेरी सरकार से छोटा सा निवेदन है कि इन कीमतों को घटाया जाए, क्योंकि जब अब आने वाले टाइम में शादियों का सीजन आने वाला है, सोने पे चांदी पे दबा के टैक्स इन्होंने लगा रखा है, उसे कम करा जाए। और जो टैक्स हीरा है उस पर 1% टैक्स लगता है। पूरे इंडिया में सबसे कम टैक्स इंडिया पे जो लगता है 1% हीरे पे लगता है, और जो कि वो गरीब और आम आदमी खरीदता नहीं है। उस पर आप उस पर टैक्स बढ़ाइए, और जो आम लोग जिस चीज़ को खरीदते हैं उस चीज़ पर टैक्स कम कीजिए। एमएसएमई की बात करें तो लगातार अगर देखा जा सकता है उस पर अगर बजट ठीक ठाक पास हो गया तो व्यापारियों पर काफी फायदा हो सकता है। मुझे तो लगता नहीं है। पिछले 11 साल से जो सरकार चल रही है भाजपा की, वो जो है व्यापारियों का किसी को उद्धार हो। व्यापारियों को तो इन्होंने उत्पीड़न के नाम पे जो है हर चीज के नाम पे, टैक्स के नाम पे गला घोट रखा है। मैं नहीं मानता कि किसी तरह से भी जो है सरकार में कोई भी व्यापारियों को किसी तरह का भी किसी चीज से भी फायदा मिलेगा। ये तो नुकसान की सरकार है। बाकी हमारे कुछ भाजपा के साथी भी खड़े हैं, वो आपको बताएंगे सरकार के बारे में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, देखा जा सकता है कि मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं अगर वो डाउन हो जाए, क्योंकि हर आदमी के पास इस टाइम मोबाइल फोन है, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स आज के समय पे ऐसी चीजें हैं, मोबाइल फोन, टीवी, एसी, फ्रिज, जो हर एक सामान्य परिवार का हो या बड़े परिवार का हो, सब लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर कम होगा, टैक्सेशन भी कम होगा, या नया बजट जो आ रहा है हमारा अपकमिंग 1 फरवरी से, उसमें अगर इन चीज़ों पे रेटों में रोकथाम लगेगी तो बहुत लाभ होगा हर स्तर के आदमी को, निचले स्तर के आदमी को भी और उच्च स्तर के आदमी को। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंशुल ग्रोवर। अंशुल जी, देखा जा सकता है कि हर आदमी के पास, अधिकतर आदमियों के पास अब ईवी वाहन है। स्कूटी हो या कार हो, अगर स्कूटी और कार के जो पार्ट्स होते हैं उन पर अगर डाउनफॉल आए लिथियम पर, तो कहीं ना कहीं काफी गिरावट आ सकती है। पर जो जनता है उसको काफी लाभ मिल सकता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए, और मेन चीज तो है मिडिल क्लास के लिए। जितना मिडिल क्लास इस टाइम बहुत दस्त है, बहुत परेशान है मिडिल क्लास इस टाइम देश के अंदर, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, और हमें उम्मीद भी है कि सरकार करेगी। अच्छा काम कर रही है सरकार, और करना चाहिए। अच्छा, देखा जा सकता है कि कैंसर की बीमारी एक बड़ी बीमारी है। डॉक्टर्स को बड़ा, अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी जो जेब होती है वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस हो या कहीं भी हो, बहुत असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उन पर भी अगर फर्क पड़ जाए, बजट में थोड़ा आ जाए, तो कहीं ना कहीं काफी जो है जनता को इस चीज का लाभ मिल सकता है। ऐसा है जी कि जो जीएसटी है, जीएसटी तो ऑलरेडी खत्म कर दिया उन्होंने। जो अभी
अभी चेंजेस हुए थे ना जीएसटी में, वो तो कैंसर दवाइयों पर जीएसटी तो हो गया खत्म। अब बात ये है कि जो इंपोर्ट हो रही है या हम किसी चीज पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो जो कस्टम्स का है इस बजट में तो सिर्फ कस्टम्स का आ सकता है कि जो इस तरीके की चीजें आ रही हैं उसके ऊपर वो उसको रिलैक्स कर दें और ड्यूटी कम लगाएं। रॉयल जो चीजें होती है, जो रॉयल्टी होती है, वॉच हुई, लग्जरी चीजें जो होती है, उन पर काफी कस्टम आता है, अभी आपने कहा। तो अगर इन चीजों पर भी फर्क पड़ा बजट में, तो कहीं ना कहीं ये भी डाउनफॉल पर जा सकती है। नहीं, इस बजट जो है ना, ये फाइनेंशियल बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सिर्फ इन्हीं चीजों पे प्रभाव डाल सकता है। अब इनकम टैक्स के आपने देखा होगा चेंजेस नहीं आते, भाई पिछली बार 12 लाख आ गया, अगर गवर्नमेंट को छोड़ देते तो बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन अगर 12 लाख है तो वो काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। इनकम टैक्स में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, करेक्शन होना है। जीएसटी का बजट से कुछ मतलब है नहीं, सिर्फ ये कस्टम्स का जो हमारा मैटर है पुराना, ये जो है ये है, प्लस योजनाएं, जो विकास योजनाएं होती हैं, ये जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं, तो बढ़िया बजट आएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बात करेंगे नागपाल जी से। इंश्योरेंस जो होते हैं, क्लेम जो होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, अगर इंश्योरेंस में देखा जा सकता है कि काफी ब्याज लगाया जा रहा है। हाउसिंग लोन हो या इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस पर अगर डाउनफॉल आ जाए बजट में तो काफी जनता को फायदा पहुंच सकता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि फायदा तब पहुंचेगा जब बड़े जो व्यापारी हैं इस देश के, अगर वो बैंक को ना लूटें। बड़े बैंक के व्यापारी तो लूट के भाग जाते विदेश, ठीक है ना, सेटिंगबाजी से। और जो जितने यहाँ के आम व्यापारी हैं या गरीब लोग हैं या जो आम जनस नौकरी पेशे वाले हैं, उनका ब्याज और उनकी सारी जितनी वो सब हम भरते हैं। तो ये काम तो संभव ही नहीं है ना, जो वो लूटेंगे उनका सब हमसे वसूलेंगे सारे लोग। आम जनता 10 बार सोचती है अपना घर खरीदने के लिए, और ब्याज आसमान छू लेता है। अगर कहीं ना कहीं इस बार ब्याज पर थोड़ा फर्क पड़ जाए तो लोगों को अपना आशियाना मिल सकता है, अपना घर मिल सकता है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि एक जुमला आया था कि 15 लाख रुपए हम हर अकाउंट में आएंगे। वो जुमला कहाँ गया? 30 लाख रुपए में अच्छा मकान मिल जाता है, 15 लाख वो दिलवा दीजिए, 15 लाख हम डाल देते हैं, एक मकान अच्छा आ जाएगा। पर वो जुमले का जुमला रह गया है ना, वो 2 लाख नौकरियां, वो 15, तो ये तो जुमले हैं इस सरकार के। और सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ये जनहित की सरकार नहीं है, ये स्वार्थ की सरकार है। और मैं इसके पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। जो आने वाला बजट है आप देख लीजिएगा, ये कुछ गरीबों के लिए कुछ नहीं करने की, ये बड़े साहूकार, बड़े व्यापारी, अंबानी अडानी की सरकार है। ये उन्हीं के लिए लाती है, उन्हीं के लिए करती है, हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हमारे को सिर्फ मिलेगा टैक्स, हमारे को मिलेगी पेनल्टी, हमारे यहाँ बुलडोजर चले जाएंगे, मंदिर तोड़े जाएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर बर्बादी का हाहाकार है। तो बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ हम उपेक्षा की बात मत कीजिए कि कुछ मिलेगा। कहीं ना कहीं व्यापारियों में आक्रोश देखने को है, और कहीं ना कहीं व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि कल होने वाली बजट की घोषणा से पहले क्या क्या सस्ता होना चाहिए। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन और इंश्योरेंस, हेल्थ या फिर कैंसर बीमारी के जो पीड़ित होते हैं उनकी दवाइयों पर अगर सरकार मंथन करे, उनको सोचे, तो काफी जनता को राहत मिल सकती है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो कल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 2026-27 का मोदी सरकार का, और उस बजट का सीधा प्रसारण इंडिया वॉइस पर देखा जा सकता है। तो हर एक जो बजट की प्रमुख बिंदु होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जरूर जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।